आज हम ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 3 शुरू करने वाले हैं। लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप देख लीजिए। लेक्चर 1 में अर्थ के बारे में बताया हुआ है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एक्लिप्स, रोटेशन, रिवॉल्यूशन अर्थ के बारे में। लेक्चर 2 में अर्थ की एंडोजेनेटिक फोर्सेस, मतलब जो इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर से जो फोर्सेस अप्लाई होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, माउंटेन फॉर्मेशन इत्यादि होती है, उसके बारे में बताया हुआ। लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी कुछ नहीं है, अर्थ है। अर्थ के अराउंड एक हमारा एटमॉस्फेयर है जिसको हम हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, क्या है एटमॉस्फेयर, उसमें जो गतिविधियां होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडल के बारे में। अब बहुत से लोग क्लाइमेटोलॉजी और मीटेरोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ नहीं पाते। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, वाइल मीटेरोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ वेदर। अब आप बोलोगे कि क्लाइमेट और वेदर भी सेम है, क्लाइमेट और वेदर सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वेदर क्या होता है, वेदर फोकसेस ऑन द करंट कंडीशन। करंट कंडीशन जैसे अभी करंट में क्या ह्यूमिडिटी है या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। अब ये ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। सिंपल शब्दों में बताऊं, इसके बारे में हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आगे के क्लाइमेटोलॉजी के ही पार्ट में पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी क्या क्या होती है। अभी सिंपल टर्म्स में बताते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब मान लो 1 मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम का एयर का पैकेट है, एयर है, उसमें कितना परसेंटेज मॉइस्चर का है, उसमें कितना परसेंटेज मॉइस्चर का है, इसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो करंट कंडीशन किस किस चीज़ की, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, और किसकी, टेम्परेचर की, और किसकी, एयर प्रेशर की। एयर प्रेशर क्या है, जो हमारे अर्थ के अराउंड ये एटमॉस्फेयर है या एयर है, वो क्या करता है, वो दबाव बनाता है। उसका भी तो कुछ प्रेशर होता होगा ना, कोई भी चीज़ है उसका वेट होगा, और जब वो वेट को हम डिवाइड करेंगे एरिया से तो वो प्रेशर में वो हो जाएगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इस केस में क्या होगा, वेट ऑफ द एयर कॉलम, वेट ऑफ द एयर कॉलम डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, एयर प्रेशर क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बहुत टाइप्स के होते हैं, जिनमें से मेनली होता है दो, स्नोफॉल मतलब जब बर्फ गिरती है, और रेनफॉल जब बारिश होती है। ठीक है, उसकी प्रेजेंट में कंडीशन क्या है, उसको उसको पढ़ने को बोलते हैं मीटरोलॉजी, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं वेदर। तो वेदर क्या है, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, प्रेसिपिटेशन इत्यादि। ठीक है, और क्लाइमेटोलॉजी क्या है, क्लाइमेटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी होता है एवरेज, एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ टाइम। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, मान लो भारत का नक्शा, इधर थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मैं कहूँ ड्राई है, वहाँ बारिश वारिश नहीं होती। आपका मन हुआ कि चलो चलते हैं थार डेजर्ट में, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, हम मेघालय से हैं, मेघालय में बहुत बारिश होती है, थोड़ा बिना बारिश के भी रह के देखते हैं। और आप गए थार डेजर्ट में, जोधपुर चले गए, और वहाँ आप बारिश हो गई। अब आप बोलोगे सर ने तो बड़ा बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने बोला था कि क्लाइमेट तो वहाँ का ड्राई है। तो मैंने किस बेसिस से बोला था, क्योंकि जो एवरेज वेदर कंडीशन है वहाँ की वो ड्राई है। पिछले 30 सालों में, इन लास्ट 30 ईयर्स, वहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए ड्राई बोला। लेकिन वेदर कंडीशन क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करेगा, वेदर कभी भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है।
ठीक है ना। वेदर प्रेजेंट कंडीशन की बात करें और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म एवरेज की बात करें। समझ में आ गया। और अगर मैं बोलूँ कि शिमला में बर्फ़ पड़ती है, ठंडियों में जनवरी में जाओ तो बर्फ़ पड़ेगी पड़ेगी। आप गए किसी दिन और उस दिन बर्फ़ नहीं पड़ी, कुछ नहीं हुआ उस दिन, थोड़ी धूप धूप खिल गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ का क्लाइमेट आप बोलोगे नहीं नहीं क्लाइमेट वहाँ तो धूप खिलती है। क्लाइमेट वहाँ का पिछले 30 सालों में कैसा रहा वेदर कंडीशन उस पर डिपेंड करेगा। वेदर थोड़ा बहुत हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट देख लेते हैं क्या होता है एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में समत्व आईएएस करके सर्च मारना, वो ग्रुप ज्वाइन करना टेलीग्राम वाला चैनल, और उस टेलीग्राम के चैनल में मैंने ऑलरेडी 4 बुक्स अपलोड करी है, जिसमें से एक बुक है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 20 में मैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर और क्लाइमेट के बारे में लिखा हुआ है, मैंने वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा रखा है। और आज ही हम फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 13 करेंगे, जिसमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 में। लेक्चर 3 के पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में हमने डिफरेंसेस देख लिया, थोड़ा सा हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से बना हुआ है, क्या क्या इसकी लेयर्स है, एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, वो पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मतलब इसकी कितनी कितनी डिफरेंट लेयर्स हैं, किस बेसिस पे वो डिवाइडेड है, और कंपोजिशन किन किन चीज़ों से मिलकर एटमॉस्फेयर बना हुआ है। एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, लिविंग एयर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें है ना, तो पढ़ेंगे। तो अभी अभी हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, विंड स्पीड। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट है। और ये सब किस पे डिपेंड रहते हैं, एक जगह का टेम्परेचर कितना होगा, वहाँ का प्रेशर कितना होगा, वहाँ पर बारिश होगी या फिर स्नोफॉल होगा, वहाँ की विंड स्पीड कितनी होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स एलिमेंट्स ऑफ वेदर, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट सॉरी। ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं। पहला है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या है, इसके लिए आपको चैप्टर 1 लेक्चर 1 पूरा देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर 3 देख लोगे और समझ में आ जाएंगी चीज़ें, तो नहीं होगा ऐसा, सीक्वेंस में ही चलना पड़ता है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इधर ऊपर की ओर जाओगे तो 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे की ओर जाओगे तो 90 डिग्री साउथ। और जैसे जैसे ऊपर और नीचे की ओर आओगे, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो सन की जो रेज हैं वो स्लांट पड़ती है। अगर कहीं सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, ट्रॉपिक यहाँ है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, सन की रेज पूरे साल भर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में डायरेक्ट पड़ती है, मूवमेंट होती रहती है। लेकिन बाकी इसके ऊपर वाले लैटिट्यूड्स में इसकी जो रेस पड़ती है वो स्लांटेड पड़ती है। तो बताओ, जहाँ डायरेक्ट पड़ेगी वहाँ पर सिंपल सी बात है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, और जहाँ स्लैंटेड पड़ेगी रेस, वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। तो क्लाइमेट किस पे डिपेंड कर रहा है, लैटिट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ जो अफेक्ट करती है एल्टीट्यूड को, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट को, वो है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो आपको पता है जैसे जैसे पहाड़ में हम ऊंचाई में जाते रहते हैं, वैसे वैसे क्या होता है,
एयर प्रेशर कम पड़ता है, एयर प्रेशर कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। रेनफॉल अगर हो रही है तो उसकी जगह स्नोफॉल होने लगता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, क्यों होती है? अरे भाई, ये सरफेस है, मान लो ये हमारी मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा एटमॉस्फेयर का ऊपरी परत है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, और ये हमारा एक पहाड़ है। यहाँ से यहाँ तक का एयर का कॉलम अगर हमने लिया और यहाँ से यहाँ तक का लिया, तो एयर कॉलम ये इसमें ज़्यादा है तो वेट इसका ज़्यादा होगा, वेट इस वाले इससे ज़्यादा होगा, तो इसका वेट यहीं तक तो है, यहीं तक है, क्योंकि ऊंचाई आ चुकी है, यहीं तक है वेट उसका, तो वेट इसका ज़्यादा होगा। तो प्रेशर क्या होता है? वेट अपॉन एरिया, एरिया मान लो हमने सेम लिया है, तो जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसीलिए सरफेस पे सी लेवल पे, सी लेवल है मान लो, ठीक है, सी लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते वैसे वैसे प्रेशर कम होने लगता है। उसी तरह टेम्परेचर भी जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाने लगते हैं वैसे वैसे कम होता है, क्योंकि ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट के तहत जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते जाते हैं वैसे हमारा प्रेशर कम होता जाता है। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे चले गए यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ पर 6.5 डिग्री सेल्सियस इसमें से माइनस कर लो, तो जाएगा 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? पर 1 किलोमीटर ऊंचाई पे हमारा जो टेम्परेचर है वो -6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑल्टीट्यूड भी इस तरह से अफेक्ट करता है। उसके अलावा कॉन्टिनेंटलिटी भी अफेक्ट करती है हमारे एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट को। कॉन्टिनेंटलिटी क्या है? देखो यार, ये हमारा जैसे भारत है, यहाँ पर समुद्र है, समुद्र क्या है? वाटर है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है बहुत ज़्यादा, हाई होती है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब सिंपल सा इतना समझो कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमें वाटर को चेंज करना है, मतलब अगर वाटर का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमको बढ़ा के 21 डिग्री सेल्सियस करना है, या घटा के 19 डिग्री सेल्सियस करना है, तो हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी। हीट का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर हीट का अमाउंट बहुत निकालना पड़ेगा। हीट सप्लाई बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और घटाने के लिए हीट को बहुत ज़्यादा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी का मतलब है स्पेसिफिक हाई हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर वाटर का हमें 1 डिग्री सेल्सियस भी चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई देनी पड़ेगी, बढ़ाना है अगर घटाना है तो बहुत सारी हीट निकालनी पड़ेगी। इसलिए वाटर का जो टेम्परेचर है बहुत तेज़ी से चेंज नहीं होता है, ओशन का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर। लेकिन कॉन्टिनेंट्स में क्या होता है, लैंड में क्या होता है, जितना इंटीरियर होगा लैंड, जितना समुद्र से दूर होगा, वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर हीट बढ़ा तो टेम्परेचर बहुत तेज़ी से चेंज हो गया। थोड़ा सा भी हीट ठंडा हीट सप्लाई बाहर हुई, या फिर थोड़ा सा भी कोल्ड हुआ, तो टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया। आप देखोगे इसीलिए मुंबई का एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, क्योंकि समुद्र के किनारे है। लेकिन दिल्ली का टेम्परेचर कितना फ्लक्चुएट होता है, गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है कभी कभी, और ठंडियों में 0 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच जाता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, समझ रहे हो। चौथा क्या है? ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स भी एक फैक्टर है जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर को अफेक्ट करते हैं। ओशन करेंट्स क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मान लो हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ का मैप है, समझ गए ना, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ठीक है, ये हमारा भारत आ गया, ठीक है।
ओशन करेंट्स क्या है कि ये नॉर्थन हेमिस्फेयर में, अब नॉर्थन हेमिस्फेयर क्या है उसके लिए लेक्चर 1 पढ़िए, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ओशन करंट्स एक तरह से ओशन की नदी है। ओशन में एक नदी के फॉर्म पे, जो ओशन ऐसा मत सोचा करो कि ओशन में सिर्फ लहरें आती हैं, ओशन पूरे वर्ल्ड में मूव भी करता है। किस तरह से? इस तरह से, क्लॉकवाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और जब ये पोल्स की तरफ जाता है, देखो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, जब ये पोल्स की तरफ जाता है तो ये क्या होता है? वार्म होता है। और जब ये इक्वेटर की तरफ आता है तो ये क्या होता है? कोल्ड होता है। देखो ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो ये वार्म होगा, और ये वाले इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो ये कोल्ड होगा। ये वाला कोल्ड होगा क्योंकि इक्वेटर की तरफ आ रहा है, और ये वार्म होगा क्योंकि वो पोल्स की तरफ जा रहा है। तो देखो जैसा वार्म ओशन करंट होगा तो आसपास के एरिया में वैसे ही गर्मी लाएगा, कोल्ड ओशन करंट होगा तो वो आसपास के एरिया में ड्राइनेस लाएगा, ठंडा करेगा उस एरिया को, ठीक है ना। इस तरह से ओशन करंट भी अफेक्ट करता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम ओशनोग्राफी जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, है ना। चलो फिर अगला है लोकल विंड्स। अब अगर आप नॉर्थर्न इंडिया में रहते हो तो आपको पता होगा कि गर्मियों में यहाँ लू चलती है, राजस्थान से चलती है लू, और पूरे नॉर्थ इंडिया को लू की चपेट में ले लेती है। तो लू जैसे ही चलती है वैसे ही टेम्परेचर क्या होता है? बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, शरीर जलने लगता है, ठीक है ना। तो लोकल विंड्स इस तरह से भी अफेक्ट करती है। उसके बाद छठा है रिलीफ एंड टोपोग्राफी। जैसे माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है। अगर वो विंडवर्ड साइड होता है, मान लो कोई एयर है यहाँ से बह रही है इस डायरेक्शन में, तो विंडवर्ड साइड जो होगा स्नोफॉल का, सॉरी माउंटेन का, वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल या स्नोफॉल होगी। और ये होगा लीवर्ड साइड। जो लीवर्ड साइड होगा वहाँ पर वो ड्राई होगा। क्यों होगा ड्राई? क्योंकि जितना भी मॉइस्चर था इस एयर में, जब ये ऊपर बढ़ा तो सारा मॉइस्चर इसने तेजी से विंडवर्ड साइड में ही सारा गिरा दिया, रेनफॉल और स्नोफॉल के तौर पे। अब इसके अंदर मॉइस्चर रहा नहीं एयर में, तो लीवर्ड साइड में क्या होगा? लीवर्ड साइड में क्या होगा? ड्राइनेस होगी, ठीक है। तो थोड़ा हमने वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। अब इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं ताकि आप आराम से पढ़ सकें। पार्ट 2 में हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।